हाल ही में CSIR सेकेंड सिटी द्वारा विकसित जेमनीमा साइलेवेस्टर आधारित फोटो फार्मास्यूटिकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे डायबिटिक फूड अल्सर के उपचार के लिए विकसित किया गया। इसका विकास CSIR फोटो फार्मास्यूटिकल मिशन फेज 3 के अंतर्गत हुआ। इस तकनीक को विर्डेस बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड को क्लिनिकल डेवलपमेंट के ट्रांसफर किया गया है। यह दवा क्लिनिकल ट्रायल्स पूरा कर बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। तो सही उत्तर क्या है, आप हमें सही उत्तर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सही है, दूसरा सही है, बी है 1 2 3 सही है, सी है 2 3 4 सही है और डी है 1 2 3 4 सही है। तो कौन सा सही है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी 1 2 3। अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। IICT जेमनेमा सिलाविस्टर से विकसित एक प्लांट बेस्ड फोटो फार्मास्यूटिकल तैयार किया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्लांट बेस्ड, इसको याद रखना है, जिसका लक्ष्य डायबिटिक फूड अल्सर के उपचार में उपयोग है। यह परियोजना CSIR की फाइटो फार्मास्यूटिकल मिशन 3 के तहत की गई है, जो कि हमने देख लिया है। इसकी तकनीक विर्डेस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड को क्लिनिकल डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर किया है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक वर्ड जो आता है फार्मास्यूटिकल को केवल सामान्य हर्बल दवा समझना गलती होगा। प्लांट ड्राइव कंपाउंड को ड्रग के रूप में विकसित करने के लिए उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी का वैज्ञानिक जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो आवश्यक होता है। अब डायबिटिक फुट अल्सर लंबे समय तक डायबिटीज के कारण न्यूरोपैथी, खराब ब्लड सर्कुलेशन हो गया, वॉन्ड हीलिंग में कमी हो सकती है, जिसके कारण जो छोटा घाव है वो भी गंभीर हो सकता है, यानी कि अल्सर में बदल सकता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधित करता है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है खनिज अधिकारों और मिनरल बियरिंग लैंड पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर उपकरण चार्ज को विनियमित करना है। यह भारत में क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। अब MMDR केवल ऑटोमेटिक मिनरल्स के डेवलपमेंट और रेगुलेशन से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? A सही है, B सही है, AB सही है, C सही है, D सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका B, केवल 1 2 3, ठीक है, केवल 1 2 3। अब MMDR का पूरा नाम माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हो गया है। यह भारत में खनिजों डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के लिए मूल कानूनी जो फ्रेमवर्क है वो प्रदान करता है। इसलिए 2026 का अमेंडमेंट बिल इसी एक्ट में बदलाव करता है। कथन 2 क्यों सही है? इस बिल का महत्वपूर्ण पहलू राज्यों की मिनरल टैक्सेशन पावर से जुड़ता है और मिनरल बियरिंग लैंड अथवा मिनरल राइट पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स, सेस या चार्ज को केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन का प्रश्न होता है। इसलिए यह बिल केवल माइनिंग सेक्टर का विषय नहीं है, बल्कि यह जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसके अंतर्गत भी आता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे कि ये जो दोनों सब्जेक्ट है कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका भारत की बढ़ती इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी जरूरतों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेयर अर्थ मिनरल्स जो सिर्फ 90% किसके पास है? ये आपके चाइना के पास है। जैसे EV बैटरीज हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए और डिफेंस टेक्नोलॉजी में उपयोग होते हैं। इसलिए मिनरल रिफॉर्म का बड़ा उद्देश्य डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना और इंपोर्ट, डिफेंस और सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को कम करना। अब देखिए चौथा वाला क्यों गलत हो जाता है? इसने लिखा है कि MMDR एक्ट केवल एटॉमिक मिनरल तक सीमित नहीं है, इसका दायरा ना बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुए एक्सरसाइज उद्र शक्ति एक्सरसाइज के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। यह इंडिया एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। 2026 संस्करण का आयोजन सुबांग एयरबेस मलेशिया में किया जा रहा है। अभ्यास का प्रमुख जो उद्देश्य है दोनों वायुसेनाओं के बीच
इंटर ऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल कंपेटिबिलिटी को बढ़ावा है। यह भारत और मलेशिया की जो थल सेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास। अब इसमें बताएंगे कि कौन सा सही है, केवल ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो बी सही है, कि 1 2 तीनों सही है। उद्रा शक्ति भारत और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन एयरफोर्स, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स भाग ले रहे हैं। दूसरे की बात करें तो 2026 का अभ्यास 10 से 14 अगस्त सुबांग एयरबेस मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है, यानी 5 डे एयर एक्सरसाइज। वही तीसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा अभ्यास का महत्वपूर्ण उद्देश्य दोनों देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट और एयर वॉरियर्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल कंपेटिबिलिटी और ज्वाइंट एयर कम्बैट ट्रेनिंग को मजबूत करना है। 2026 में एडिशन में भारत राफेल और मलेशियाई फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशनल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देगा। ठीक है, चलिए चौथा गलत क्यों है? आर्मी एक्सरसाइज नहीं है बल्कि यह एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मी एक्सरसाइज अलग होती है और एयरफोर्स एक्सरसाइज अलग होती है, और ये 5वां संस्करण है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तमिलनाडु का। हाल ही में 67,452 करोड़ के निवेश पे 97 MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इन MOUs में लगभग 1.0 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। निवेश में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस और अन्य इंजीनियरिंग सेक्टर शामिल है। यह निवेश केवल घरेलू कंपनियों से प्राप्त होता है। यह पहले तमिलनाडु को एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट हब के रूप में मजबूत करने से संबंधित है। और इसमें कौन कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो सही है आपका A, B, C, D। कौन सा सही है? तो आंसर जो है आपका स्क्रीन पे केवल एक सही है। ठीक है, तमिलनाडु में 97 MOUs के माध्यम से 6745 करोड़ के निवेश समझौते हुए, जिनमें लगभग 106,998 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। जितना ज्यादा देखो इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। कथन दूसरा सही है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है। इसमें ऑटोमोबाइल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक, डेटा रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी, EV और एडवांस मैन्युफैक्चर है जैसे सेक्टर भी शामिल है। उदाहरण के लिए डायमिलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल 4000 करोड़, टाइटन 1000 करोड़ और स्काई रूट एरोस्पेस 250 के प्रस्तावों में शामिल। अब तीसरा गलत क्यों है यहाँ पे? तीसरा गलत इसलिए है कि यहाँ डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों प्रकार की कंपनियां शामिल हैं। प्रमुख इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्रांस की सेंट गोबेन और US बेस्ड सुपर माइक्रो जैसी कंपनियां शामिल हैं, इसलिए केवल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहना गलत होगा। 4 सही, तमिलनाडु पहले से ही भारत के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में है, जैसे चेन्नई हो गए, श्रीपेरुम्बदूर, ओरगेडम बेल्ट ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये चेन मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 5th नंबर का डिजी लॉकर की बात कर रहे हैं। भारत में डिजी लॉकर जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं और उमंग के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजी लॉकर एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर, शेयर और वेरीफाई करने की सुविधा देता है। उमंग का उद्देश्य विभिन्न सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। अगस्त 2026 तक डिजी लॉकर के रजिस्टर्ड यूजर जो है 72 करोड़ से अधिक है और उमंग के यूजर 11 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। डिजी लॉकर को उमंग दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल इंडिया फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकसित किया गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब कौन सा सही है? तो एक A सही है, B सही है, D सही है। कौन सा सही है तो इसके बारे में बताएंगे। तो आंसर है आपका D। तो आंसर D है इसमें 1 2 3 4। कथन एक, डिजी लॉकर 2015 में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत शुरू किया गया। तो यह केवल डॉक्यूमेंट रखने का ऑनलाइन फोल्डर नहीं है बल्कि ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन की सुविधा देता है। अगस्त 2026 में इसके 72.43 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हो चुके हैं। कथन 2 सही है, उमंग इक्वल टू यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। इसे 2017 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य नागरिकों को अलग अलग सरकारी वेबसाइट ऐप पर जाने के बजाय एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट की ई-गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं उपलब्ध कराएं। इसमें EPFO, पेंशन, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन जो ये सेवाएं हैं ये भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए
फोर्थ सही क्यों है? क्योंकि यह डिजिटल इंडिया के व्यापक डिजिटल गवर्नमेंट इकोसिस्टम का हिस्सा सही है और माइटी से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें केवल सामान्य प्राइवेट ऐप समझना गलत होगा। और ये सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण हैं। चलिए आज हम 5 क्वेश्चन देखेंगे हमारे ये। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।